नमस्कार साथियों। आज हम लोग एक नया प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे जो अभी हाल ही में आरआरबी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट एग्जाम कंडक्ट कराया गया था आरआरबी के द्वारा। उसका यह ओरिजिनल पेपर है। तो देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। कौन सी धमनी आर्टरी लार्ज इंटेस्टाइन को ब्लड की सप्लाई करती है? ऑप्शन 1 mesenteric artery, ऑप्शन 2 phrenic artery and ऑप्शन 3 celiac artery, ऑप्शन 4 rectal artery। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आर्टरी हमारे शरीर में एक ऐसी ब्लड वेसल होती है जो प्योर ब्लड को हमारे अंगों तक ले जाती है, जिससे हमारे अंग प्रॉपर वे में कार्य कर सकें। इसी प्रकार से लार्ज इंटेस्टाइन को भी ब्लड की आवश्यकता होती है। तो लार्ज इंटेस्टाइन को जो आर्टरी ब्लड सप्लाई करेगी उसका नाम होता है mesenteric आर्टरी। इसलिए यहाँ का पहला ऑप्शन सही होगा। अब और भी ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, जिसमें एक इंपॉर्टेंट है फ्रेनिक आर्टरी। तो फ्रेनिक आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो डायाफ्राम को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। और ये डायाफ्राम आप मान के चलिए ऐसी मांसपेशियां होती हैं जो लंग्स को फैलाने के लिए आवश्यक होती है। तो इस प्रकार से आपके परीक्षा में, आपके एग्जाम में हो सकता है कुछ भी पूछा जा सकता है। आज mesenteric आर्टरी से संबंधित क्वेश्चन आया, कल आपका फ्रेनिक आर्टरी से संबंधित भी आ सकता है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी औषधि कोशिका चक्र विशिष्ट औषधि है जो एम प्रावस्था को लक्षित करती है? तो यहां पर समझते हैं इसका। पहले तो इंग्लिश वर्जन क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो देखिए यहां पर दिया गया है कि एक ड्रग की बात हो रही है जो सेल साइकिल की स्पेशल ड्रग है, और एम प्रावस्था मींस एम फेज को क्या करेगी? प्रभावित करेगी, लक्षित करेगी, टारगेट करेगी। इसमें जो पहला ऑप्शन है साइक्लोफॉस्फामाइड, सेकंड पैक्लीटैक्सेल, थर्ड मीथोट्रेक्सेट एंड फोर्थ सिस्प्लाटिन। तो यहां पर जब बात होती है एक ड्रग की, तो कोशिका चक्र का मतलब होता है सेल साइकिल। सेल साइकिल में होता क्या है कि एक सेल से दो सेल बनी या दो से चार बनी, इस प्रकार इनका कोशिका का विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है, और नई नई कोशिकाएं बनती जाती हैं। जब अनियंत्रित कोशिकाएं हो जाती हैं तो इसको कैंसर की संज्ञा दी जाती है, इसको कैंसर बोला जाता है। और कैंसर आपके शरीर में कहीं भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है एक ड्रग की बात हो रही है, और ऐसी ड्रग जो सेल साइकिल को डिस्टर्ब करेगी, जिससे कि जो कोशिकाएं हैं वो आगे ना बढ़ पाए, किसी कारणवश उनका जो डिवीजन है, उनका जो माइटोसिस है वो रुक जाए। तो यहां पर जो एम फेज होती है, एम फेज की मतलब एक माइटोसिस अवस्था होती है जो सेल डिवीजन की एक प्रमुख अवस्था है। इसमें क्या होता है कि ये जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है पैक्लीटैक्सेल, पैक्लीटैक्सेल एक ऐसी ड्रग है जो माइक्रोट्यूब्यूल पर कार्य करती है, जिससे कि यह एक प्रोटीन होता है, और प्रोटीन जब डिस्टर्ब हो जाता है तो ये सेल साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। जब सेल साइकिल डिस्टर्ब होगा तो कोशिकाओं का जो विभाजन हो रहा था कैंसर की कंडीशन में वह रुक जाएगा, और कैंसर में आराम मिल जाता है। पूरी तरह आराम तो आपको सर्जरी से मिलेगा, क्योंकि जब आपको एक ट्यूमर हो चुका होगा तो बस इसका इतना काम है कि आगे इसको रोकना। अच्छा, कौन कौन से ऐसे कैंसर हैं? जैसे ओवेरियन कैंसर है एक, तो इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। ब्रेस्ट कैंसर है, इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से जो पैक्लीटैक्सेल एक ऐसी ड्रग है, एक ऐसी औषधि है जो सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग है और एम फेज को टारगेट करती है। जब एम फेज टारगेट हो जाता है, माइटोसिस नहीं हो पाता है, तो नई कोशिकाएं नहीं बन पाती हैं, और इस प्रकार से कैंसर में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहां पर दिया गया है
पैराथायराइड ग्रंथियां थायराइड के लेटरल लोब की किस सतह में आंशिक रूप से अंतर्निहित होती हैं? ऑप्शन 1 एंटीरियर, ऑप्शन 2 लोअर, ऑप्शन 3 अपर एंड ऑप्शन 4 पोस्टेरियर। तो यहां पर जो पूछा गया है कि थायराइड के लेटरल लोब की किस स्थिति में पैराथायराइड ग्लैंड पाई जाती हैं। यदि सिंपल भाषा में आपसे पूछा जाए तो इसमें इतना बोला गया है कि पैराथायराइड ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं। तो ये तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि पैराथायराइड ग्रंथियां थायराइड के पीछे पाई जाती हैं। तो आंसर तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। लेकिन कुछ चीजें और समझते हैं, जैसे ये थायराइड ग्रंथ होती है जो कि तितली के आकार की संरचना होती है। इसका यदि देखें, यहाँ पर ये विंड पाइप है, ट्रैकिया जिसको कहते हैं, श्वास नली, और यहाँ पर हमारे गले में तितली के आकार की थायराइड ग्लैंड स्थित है। इसका यह एंटीरियर व्यू है। एंटीरियर व्यू में आप देख रहे हैं ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि इसके ऊपर कोई ग्रंथि स्थित हो। इतना तो क्लियर हो गया कि एंटीरियर में नहीं होती है, लोअर में नहीं होती है, अपर में नहीं होती है, तो पोस्टीरियर में होती है। अब इसका जब हम लोग एक पोस्टेरियर फिगर बनाते हैं इस थायराइड ग्लैंड का, तो देखते हैं क्या होता है। ये पोस्टेरियर है, तो यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर जो इस प्रकार से 4 ग्रंथियां ये दिखाई देगी आपको डॉटेड शेप में, कुछ उभरी हुई ग्लैंड्स दिखाई देगी, इन्हीं को हम कहते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। इस प्रकार आपने समझ लिया है कि थायराइड के पोस्टीरियर पार्ट में ये पैराथायराइड ग्लैंड्स अंतर्निहित होती हैं, पाई जाती हैं, उसी में स्थित होती हैं। इस प्रकार से इसका हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन 4 सही है, पोस्टेरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवर्ती रूपात्मक परिवर्तन का उदाहरण है? इसमें से ऑप्शन 1 है फाइब्रोसिस, बी सोस, एंड तीसरा ऑप्शन है कोशिकीय शोथ, और चौथा ऑप्शन है नेक्रोसिस। यहां पर जब बात होती है प्रतिवर्ती रूपात्मक परिवर्तन, प्रतिवर्ती रूपात्मक परिवर्तन जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं रिवर्सिबल सेलुलर चेंज। तो रिवर्सिबल सेलुलर चेंज का मतलब होता है कि जैसे किसी कोशिका में इन्फ्लामेशन आ गई है, सूजन हो गई है किसी जगह पर, उसमें पुनः अपनी पहले वाली स्थिति में आने की क्षमता हो, इसको बोला जाता है रिवर्सिबल चेंज। ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं, हमारे शरीर में भी सूजन होती है, शोथ होती है, जिसको इंग्लिश में, हिंदी में शोथ कहते हैं और इंग्लिश में सूजन कहते हैं। तो आपने जैसे कोई दवा खाई, जब ट्रीटमेंट कराया तो आराम मिल जाता है सूजन में। तो सूजन क्या होती है? प्रतिवर्ती होती है, मीन्स ये ठीक हो जाती है अपनी पुरानी स्थिति में। आपकी जो अंग है, जिस अंग में सूजन है, वो पुरानी स्थिति में आ जाता है। इसलिए हमारा यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सेलुलर स्वेलिंग एक ऐसी कंडीशन है जो कि एक एग्जाम्पल है रिवर्सिबल सेलुलर चेंज का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से किस हीलिंग की प्रक्रिया में कोलेजन का संश्लेषण होता है? पहला ऑप्शन है इंफ्लामेटरी फेज, सेकंड हीमोस्टेसिस फेज, थर्ड ग्रेन्युलेशन फेज एंड फोर्थ मैचुरेशन फेज। तो हीलिंग मीन्स घाव का भरना। तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि जब किसी त्वचा पर घाव हो जाता है तो यहाँ चोट लगने से तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है ब्लीडिंग। तो पहला प्रोसेस होता है हीमोस्टेसिस फेज। ब्लीडिंग हुई तो पहली प्रक्रिया होगी कि आपका ब्लड बंद हो जाएगा, थोड़ा समय लेगा, 2 से 3 मिनट भी हो सकते हैं, 1 से 2 मिनट भी हो सकते हैं। तो ये पहला प्रोसेस होता है ब्लीडिंग के बाद ब्लड का जमना, तो उसको कहेंगे हीमोस्टेसिस फेज। फिर इसके बाद जब आपके यहाँ पर त्वचा में
घाव हो गया है तो फिर उस घाव के चारों ओर क्या होगा, सूजन आनी शुरू होगी, इन्फ्लामेशन शुरू होगा, उसको बोलते हैं इन्फ्लामेटरी फेज। उसके बाद धीरे धीरे हमारा शरीर और या कोई ड्रग्स लेने से भी जब सूजन में आराम मिलता है, हमारा घाव भरने लगता है, तो ये घाव वाली जो सतह है वो कठोर हो जाती है और वहां पर कोलिजन फाइबर्स आ जाते हैं। तो जो तीसरी अवस्था होती है इसको कहते हैं ग्रेन्युलेशन फेज। ग्रेन्युलेशन फेज ही ऐसी फेज है जिसमें कोलेजन का सिंथेसिस होता है, कोलेजन का संश्लेषण होता है। और चौथी अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जब हमारा घाव बिल्कुल भर चुका होता है, तो इसको कहते हैं मैचुरेशन फेज। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर आपके सामने दिया गया है। आपको अच्छी तरह से समझ में भी अब आ चुका होगा कि ग्रेन्युलेशन फेज एक ऐसी फेज है, एक ऐसी अवस्था है जिसमें जो कोलिजन होता है उनका निर्माण होता है और ये कोलिजन हमारे टिश्यू रिपेयर के लिए, हमारे घाव के भरने के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होते हैं। इस प्रकार से अपना तीसरा ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कौन सा प्रयोगशाला निष्कर्ष तीव्र डीआईसी के साथ सबसे अधिक सुसंगत है? तो यहां पर डीआईसी का मतलब पहले तो आपको पता होना चाहिए। तो समझते हैं कि विच लेबोरेटरी फाइंडिंग इज मोस्ट कंसिस्टेंट विद एक्यूट डीआईसी। तो यहां पर तीव्र डीआईसी, इसका इंग्लिश में अर्थ होगा एक्यूट डीआईसी। डीआईसी का फुल फॉर्म होता है डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन। इसमें जो सबसे अधिक सुसंगत है, कौन सा ऐसा परीक्षण हम लोग करेंगे जिसमें ये पता चल जाएगा कि ये कंडीशन एक्यूट डीआईसी की कंडीशन इस समय है। पहला ऑप्शन है फाइब्रिन डिग्रेडेशन, उत्पादों में कमी, डिक्रीज्ड, इसको कहते हैं डिक्रीज्ड एफडीपीज। सेकंड, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के साथ लंबे समय तक पीटीटी। एंड थर्ड, फाइब्रिनोजन के स्तर में वृद्धि, इंक्रीज्ड फाइब्रिनोजन। एंड फोर्थ है अधिक प्लेटलेट काउंट, इंक्रीज्ड प्लेटलेट काउंट। जब बात होती है एक्यूट डीआईसी की, उसके लिए जो टेस्ट कराया जाता है यह होता है ऑप्शन 2 थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मीन्स है, एक बात तो क्या होगा, प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आएगी तो वृद्धि नहीं होगी, ये ऑप्शन आपका गलत हो चुका है। दूसरी बात है कि जो पीटी है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम है, ये बढ़ जाएगा। इस प्रकार से, क्योंकि जब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया, ब्लड देर में जमेगा, तो पीटी तो ऑटोमेटिक ही बढ़ना है। इस प्रकार से हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which of the following electrolytes should be monitored while administering trimetron drug? ट्राइमेट्रॉन दवा देते समय इनमें से किस इलेक्ट्रोलाइट की निगरानी करनी चाहिए? ऑप्शन 1 सोडियम लेवल, ऑप्शन 2 बाइकार्बोनेट लेवल, ऑप्शन 3 पोटेशियम लेवल एंड ऑप्शन 4 क्लोराइड लेवल। यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, पोटेशियम लेवल। अब ऑप्शन 3 पोटेशियम लेवल को या पोटेशियम की मात्रा क्यों चेक करना चाहिए, ये क्वेश्चन बनता है। आंसर तो हो गया है कि ट्राइमेट्रॉन दवा आपने दी किसी पेशेंट को, तो उसका चेक करना है पोटेशियम लेवल। तो प्रॉब्लम क्या होती है? तो सबसे पहले देखते हैं कि यह जो ट्राइमेट्रिन दवा है, इस ट्राइमेट्रिन दवा का जो यूज होता है यह होता है बीपी को कम करने में। ठीक है, बीपी को कम करने में करता क्या है, ये बीपी को डाउन करेगी, ये ट्राइमेट्रिन, ये बीपी डाउन हो गया। उसके बाद एडीमा को कम करने में, कौन सी एडीमा,
जो हार्ट फेल होने से हुई हो, लीवर सिरोसिस से हुई हो, या कोई किडनी की कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं उनकी वजह से शरीर में सूजन हो, उसको कम करने के लिए, बीपी को कम करने के लिए ट्राइमेट्रन ड्रग दी जाती है। अब ये ट्राइमेट्रन ड्रग करती क्या है कि जब आपके शरीर में ये जाएगी तो यह पोटेशियम को स्टोर करती है। पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक बोलते हैं इसको। इसको क्या बोला जाता है? पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक। इसका मतलब होता है, स्पेरिंग का मतलब है कि यह पोटेशियम को शरीर में संरक्षित करेगी। एक ऐसी डायूरेटिक दवा है। तो यूरिन तो बार बार आएगी, ज्यादा अधिक आएगी, मूत्रवर्धक औषधि है, लेकिन आपके शरीर का पोटेशियम बाहर नहीं निकल पाएगा। जब पोटेशियम शरीर से बाहर नहीं निकलेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी हाइपरकैलेमिया की। इसीलिए जब आप ट्राइमेट्रन ड्रग किसी पेशेंट को देते हैं तो यह डॉक्टर की निगरानी में ही लेना चाहिए, पहली बात तो यह। और जब कोई पेशेंट को दिया जा रहा है ये ड्रग, तो उसमें हाइपरकैलेमिया की समस्या को चेक करने के लिए जरूरत है इसकी निगरानी की जाए। इसीलिए यहां पर तीसरा ऑप्शन सही होगा। एक बात और देखते हैं कि यह जो अभी हम लोगों ने देखा है ट्राइमेट्रन ड्रग करती क्या है कि पोटेशियम को तो किडनी से बाहर निकालेगी, सोडियम को किडनी से बाहर निकालेगी, लेकिन पोटेशियम को किडनी से बाहर नहीं निकालती है, शरीर से बाहर नहीं निकालती है। तो जब पोटेशियम बाहर निकल जाएगा तो बीपी तो डाउन हो जाता है, लेकिन इसलिए हमें जब पोटेशियम बाहर नहीं निकलता तो इसकी शरीर में मात्रा बढ़ती रहती है, और जब शरीर में मात्रा बढ़ती रहेगी तो हाइपरकैलेमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। अब हाइपरकैलेमिया से कुछ समस्याएं आपको हो सकती हैं, उस प्रकार से आपको ये पता होना चाहिए कि हाइपरकैलेमिया में कौन कौन सी समस्याएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारत के संदर्भ में अस्पताल में यूएचआईडी का अर्थ सामान्यतः होता है। ऑप्शन 1 यूनिफॉर्म हेल्थ आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन 2 यूनियन हेल्थ आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन 3 यूजर हेल्थ आइडेंटिफिकेशन एंड ऑप्शन 4 यूनिक हेल्थ आइडेंटिफिकेशन। भारत के संदर्भ में जो यूएचआईडी का अर्थ होता है यह होता है यूनिक हेल्थ आइडेंटिफिकेशन। भारत सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया है जिसको कहते हैं हम लोग ABDM, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। 2021 में शुरू किया गया कार्यक्रम है। इसमें क्या होता है कि हर नागरिक को एक यूएचआईडी, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है यूएचआईडी, उपलब्ध कराई जाती है, जिससे कि उसमें एक यूनिक नंबर होता है इस यूएचआईडी में। तो यूनिक नंबर होता है, तो हर अस्पताल के द्वारा जो जब पेशेंट दिखाने जाता है तो उसकी जानकारी, पेशेंट की जानकारी डिजिटली हम लोग देख सकें, हेल्थ प्रोफेशनल्स देख सकें, उसके उद्देश्य से यह यूएचआईडी बनाई गई थी। आजकल आप लोगों ने देखा होगा किसी भी सरकारी अस्पताल में जाइए तो आपसे नॉर्मली आपका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लिया जाता है। तो यह मोबाइल नंबर और आधार कार्ड आपके एक रजिस्ट्री, एक जिसको हम कहते हैं हेल्थ रजिस्ट्री, उसमें ये अपलोड होता रहता है। यही है यूएचआईडी। यूएचआईडी का मतलब होता है यूनिक हेल्थ आइडेंटिफिकेशन। इसमें पेशेंट को एक यूनिक नंबर दिया जाता है, जिससे जो रोगी है वो हेल्थ इंस्टीट्यूट द्वारा प्रदान किया जाता है, और सभी पेशेंट्स की जो सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां हैं उनको एक ही कोड से ट्रैक कर सके, एक ही आईडी से ट्रैक कर सके। डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड बनाना, अस्पताल में रजिस्ट्रेशन और ट्रीटमेंट हिस्ट्री, इसको एक व्यवस्थित रखने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर होगा ऑप्शन 4 यूनिक हेल्थ आइडेंटिफिकेशन।